लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेटर वाला आप लोग करके लाए हैं? एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट इनेबल और कैसे करना था, जो मैंने 3 स्टेप बताए थे आप लोगों को। कितने लोग करके लाए हैं? अपने सिस्टम पे मत करते ना। वीएम पे बोला ना आप लोगों को करने के लिए, तो वीएम पे करा करो ना जाके आप। तो बताओ बाकी के पहले 2 स्टेप क्या थे। यू यूजर। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से फिर कर लीजिएगा उसको। चलिए, तो अभी हम लोग सबसे पहले रैंसमवेयर का प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था रैंसमवेयर किस तरीके से काम करता है, वो आपको समझ आएगा थोड़ा। क्या कहते हैं, रैंसमवेयर किस तरीके से आपके सिस्टम की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है ताकि आप उनको एक्सेस ना कर पाए। तो जैसे सबसे पहले तो एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर लीजिए रैंसमवेयर को। ऐसे नहीं कि रैंसमवेयर को अपने ही सिस्टम पे रन कर दिया, ठीक है, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देगा कम्प्लीटली वो। तो आपको उसके पहले क्या ध्यान रखना है, तो अच्छा, पहले ना मुझे मालवेयर एनालिसिस वाली चीजें बतानी थी आप लोगों को, वो अभी समझ लीजिए। मालवेयर एनालिसिस क्या होता है? हम्म। मालवेयर एनालिसिस का मतलब क्या होगा? मालवेयर्स पर एनालिसिस करना, उनको उनको एसेस करना, उनको चेक करना कि उन पे कोई मतलब किस तरीके का मालवेयर है, वो कहाँ से आया है, सोर्स क्या है उसका, किस तरीके का कोड फंक्शंस उसके अंदर यूज किए गए हैं, क्या सिग्नेचर है उसका, ताकि एंटीवायरस पे उसको डिटेक्ट करवाया जा सके किस तरीके से काम कर रहा है ना, कहाँ से आया है, किस तरीके का मालवेयर है, ट्रोजन है, रैंसमवेयर है। ये सारी चीजें पता करने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मालवेयर एनालिसिस। ठीक है, ताकि उसकी वर्किंग, किस तरीके का मालवेयर है, सोर्स और ये सारी चीजें उसकी पता चले, उसके सिग्नेचर्स पता चले, ताकि उसको डिटेक्ट करा जा सके इंटरनेट पर या एंटीवायरस की मदद से। अब इस प्रोसेस के लिए 2 चीजें आपको करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज है, मतलब ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक प्रिपेयर करना पड़ेगा सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट। सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड हो। कंप्लीटली आइसोलेटेड का मतलब, जैसे अगर आपको अभी रैंसमवेयर रन करना था, अगर मैं उसको अब अपने सिस्टम पे रन कर दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको वॉर्म रन करना है, आपने अपने ही जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो उसी पे आपने रन कर दिया, वो पूरे नेटवर्क पे स्प्रेड कर जाएगा। आपको वायरस रन करना है, आपको वायरस एग्जीक्यूट करके देखना है, मतलब देख पता नहीं आपको कौन सा मालवेयर है, आपको एग्जीक्यूट करके पता चलता है ना। तो उस चीज के लिए आपको एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। और सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट जो कि नेटवर्क से आइसोलेट हो, आपके एक्चुअल डेटा से आइसोलेट हो, किसी भी तरीके से वो किसी रिसोर्स को या किसी स्टोरेज को एक्सेस ना कर पाए आपके सिस्टम के। तो हर एक चीज से आइसोलेट होना चाहिए, हर एक रिसोर्स से वो क्या होना चाहिए? आइसोलेट होना चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? सैंडबॉक्स। तो आपको एक टेस्टिंग के लिए, आपको एनालिसिस के लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेटवर्क से आइसोलेट होना चाहिए, ये आपके मेन डेटा, आपके मेमोरी से, स्टोरेज से आइसोलेट होना
चाहिए, किसी भी तरीके से इसमें आपको कोई भी काम का कंटेंट नहीं पड़ा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ज्यादातर आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं इस चीज के लिए, ताकि क्योंकि आपको पता है वर्चुअल मशीन आपकी आइसोलेट होती है, बस उसको आप नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दो। उसमें अगर आपने कोई शेयर्ड फोल्डर बना रखे हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज बना रखे हैं, तो आप उस पर कर दो। हाँ, हाँ, ये वाले सिस्टम आइसोलेट हो जाएंगे, उन पे आप कर सकते हो, बट वो नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स पर मालवेयर एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब मालवेयर एनालिसिस परफॉर्म करने का सेकंड जो स्टेप है वो है, अगेन मतलब वही है मालवेयर एनालिसिस, जिसको दो तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट है स्टैटिक एनालिसिस, एंड सेकंड है डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोड एनालिसिस करना या कोड को एनालाइज करना, और इसका मतलब होता है बिहेवियर को एनालाइज करना। दो अलग अलग तरीके के एनालिसिस हो जाते हैं मालवेयर एनालिसिस के अंदर। पहले आपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट बनाया, और उसके बाद फिर आप मालवेयर एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए या तो आप कोड को एनालाइज कर सकते हो उसके। कोड को एनालाइज करना मतलब आपने उस कोड को रिवर्स इंजीनियर किया। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब बताया था आप लोगों को मैंने, कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मालवेयर है, उससे आप उसका कोड जनरेट करते हो, कि वो मालवेयर का कोड क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, वर्किंग क्या है उसकी, असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर निकल के आ जाता है कि वो कैसे काम कर रहा है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, कितने स्टेप्स वो ले रहा है, कौन कौन से फंक्शंस उसमें यूज हो रहे हैं, क्या कोड है, मेथड क्या यूज कर रहा है। वो सारी चीजें किसके थ्रू पता चलती है आपको, स्टैटिक एनालिसिस के थ्रू। सेकंड होता है बिहेवियर एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस, जहाँ पे आप मालवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप मालवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बस उसको एक टी बगर को या उसको एक ऐसे टूल को आप असाइन कर दोगे जो कि उस टूल के अंदर उसका कोड आइडेंटिफाई करेगा, उसकी वर्किंग को आइडेंटिफाई करेगा, उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो वो उसमें आपको उस टूल को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेफ है, आपको मालवेयर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बट जो सेकंड मेथड है डायनामिक एनालिसिस, वो हमेशा मालवेयर को एग्जीक्यूट करके उसके वर्किंग को पता करता है कि वो कैसे काम कर रहा है, बिहेवियर चेक करता है। अगर रैंसमवेयर होगा तो एन्क्रिप्ट करना स्टार्ट कर देगा, वायरस होगा तो एप्लीकेट करना स्टार्ट कर देगा, वॉर्म होगा तो नेटवर्क पे रेप्लिकेट करेगा। इस तरीके से अलग अलग ट्रोजन की लॉगर कुछ होगा तो पोर्ट ओपन करेगा आपके मशीन का। वो बिहेवियर को एनालाइज करके ये बताता है, ये प्रोसेस आपको बताता है कि आपके सिस्टम में अब जब आपने मालवेयर को एग्जीक्यूट किया तब क्या नए चेंजेस आपके मशीन पर आए हैं। समझ आया। तो ये प्रोसेस है जिसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं डिस्कस करना चाहता था वो था कि आप सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग रैंसमवेयर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, सबसे जो खतरनाक मालवेयर्स होते हैं जिसके मतलब जिसके साइड इफेक्ट्स आपके यही होंगे कि उसको आपको पूरा सिस्टम ही रीसेट करना पड़ेगा। तो वो होता है आपका रैंसमवेयर, वॉर्म और वायरस। ये ऐसे मालवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम में आपके डेटा को अफेक्ट करते हैं। इससे आपको अपना डेटा खोना पड़ेगा, आपको सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि वो इफेक्ट जो है मालवेयर का हट जाए। ठीक है। बट ट्रोजन वगैरह जो होते हैं, ट्रोजन हो गया, की लॉगर हो गया, वो आप चाहे अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो। लेकिन आजकल जो मालवेयर्स आ रहे हैं वो एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, वो हाइब्रिड मालवेयर्स होते हैं। हाइब्रिड मालवेयर मतलब एक से ज्यादा चीजें कर सकते हैं, वो रैंसमवेयर, वॉर्म, आप ऐसा ही ऐसा मालवेयर। हाँ, आपको क्या पता, कोड एनालाइज करने के बाद पता चलेगा, बिहेवियर एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि वो क्या है ना। तो आजकल कोई भी मालवेयर अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना सेफ नहीं है जब तक उसके ऊपर आपने कोई टेस्टिंग या कुछ ना कर रखा हो, क्योंकि वो आपको लगेगा कि ठीक है ट्रोजन है, मेरा पोर्ट ही ओपन करेगा, कोई बात नहीं, और उसका एक्सेस अपने आपके दूसरे सिस्टम पे प्रोवाइड कर देगा। बट कहीं ना कहीं जब वो मालवेयर एग्जीक्यूट करेगा, वर्क करेगा, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई और मालवेयर भी काम कर रहा हो, क्योंकि कोड ही है, फंक्शन ही है। आप एक मालवेयर के अंदर और भी कोड लिख दो, एडिशनल कोड ऐड कर दो कि जब वो एग्जीक्यूट करे तो ये भी कर दे, ये भी कर दे, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हाइब्रिड मालवेयर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है अटैकर्स के लिए। राइट। तो मालवेयर एनालिसिस के समय पे आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि वो मालवेयर किस तरीके का है, कहाँ से आया है, उसके अंदर कोई आईपी एड्रेस, कोई डोमेन नेम पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, जिससे शायद अटैकर की इन्फॉर्मेशन या उसके प्रॉक्सीज की इन्फॉर्मेशन पता चले आपको।
समझ आया आप लोगों को ये प्रोसेस? तो अभी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट अगर मुझे अपने वीएम पे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? क्या क्या चीजें बताया मैंने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए? जैसे ही मैंने विंडोज 7 का एक वीएम ओपन कर रखा है तो अब इससे मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी? सबसे पहले नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना है। अभी अगर मैं सीएमडी ओपन करूं और देखता हूं, अगर मैं पिंग करके google.com को, अभी पिंग हो रहा है, मतलब मैं नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा नेटवर्क से। तो आपके ये VMware या वर्चुअल बॉक्स में आप जब आप नेटवर्क सेटिंग्स पर जाओगे अपनी, वहां पर आपको एक अडेप्टर मिलता है, जैसे अभी आपने ब्रिज से क्लिक कर रखा होगा या नेट पे क्लिक कर रखा होगा उसको, राइट? तो नेट और ब्रिज से बेटर है आप किस पे कर दो उसको, होस्ट ओनली अडेप्टर, जो कि आपके सिस्टम को कंप्लीटली आइसोलेट कर देता है नेटवर्क से। ना आप अपने विंडोज से इंटरेक्ट कर पाओगे जो मेन मशीन है यहाँ पे, ना ही आप अपने इंटरनेट से एक्सेस, इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पे जो डिवाइस। स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको किस पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे? होस्ट ओनली अडेप्टर पे। ठीक है, तो आपके सिस्टम को कंप्लीटली आइसोलेट कर देगा। ना आप लोकल नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे, ना ही इंटरनेट को। तो ये करने के बाद ओके कर दीजिए। एंड अभी आपका जो नेटवर्क अडेप्टर है वो अगेन एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कोई नेटवर्क है या नहीं है। अगर आप पिंग करने का ट्राई करोगे तो अब पिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो इंटरनेट था आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया आपने। तो पहली चीज ये बताई थी। दूसरी चीज क्या बताया था मैंने आप लोगों को? आपके सिस्टम पे इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो मेरे मान के चल रहा हूँ कि मेरे सिस्टम पे कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, और अगर है भी तो मैंने क्या कर रखा है, इसका एक स्नैपशॉट ले रखा है। वर्चुअल बॉक्स पे आप स्नैपशॉट इजीली ले सकते हैं। आप इधर क्लिक करिए, स्नैपशॉट्स वाले ऑप्शन पे जाइए, एंड यहाँ पे आप स्नैपशॉट ले लीजिए। स्नैपशॉट लेने का मतलब क्या होता है कि आपका अगर इस मशीन पे कोई काम का डेटा है भी, तो अभी 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 आपके मशीन की जो स्टेट है, जो जो फाइल्स अभी पड़ी हुई है आपकी मशीन पे, जो जो जहाँ 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 पे भी फाइल आपने कर रखी है, जो जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, मैंने अगर स्नैपशॉट लेते समय मैंने अगर ब्रिज अडेप्टर की जगह होस्ट ओनली कर दिया होगा तो होस्ट ओनली सेट हो जाएगा। मैंने जो रैम दे रखा होगा, जो मेमोरी दे रखी, क्योंकि वही सारी चीज़ों का एक स्नैपशॉट ये ले ले। आपने क्लाउड में पढ़ा होगा स्नैपशॉट लेना, पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो स्नैपशॉट लेने का मतलब यही होता है, जब आप वॉल्यूम का एक बैकअप ले लेते हो, तो आप बैकअप यहाँ पे इजिली ले सकते हो। बट उसका यही है कि जितना साइज का भी ये विंडोज होगा, उतने ही साइज का ये स्नैपशॉट ले लेगा। मान के चलो कि ये मेरा भी विंडोज 50 GB कंज्यूम कर रहा है, तो 50 GB का स्पेस और कंज्यूम आपके मशीन का हो जाएगा। बट हाँ, बैकअप ये ले लेगा। तो मैंने ऑलरेडी ले रखा बैकअप, रैंसमवेयर के नाम से सेव कर रखा है, कि जब भी मैं रैंसमवेयर अटैक रन करूंगा तो ये मैं वापस से इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, ताकि मेरा डेटा वापस से मुझे वीएम इंस्टॉल ना करना पड़े बार बार, कि मैं विंडोज 7 बार बार इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसमें टूल्स बार बार डाल रहा हूँ। सारे टूल्स डालने के बाद, सब कुछ सेटअप करने के बाद, मैंने क्या कर रखा है, इसका स्नैपशॉट ले रखा है, राइट? तो आप कैसे ले सकते हैं स्नैपशॉट? आप टेक पे क्लिक करिए, आपको बोल देगा स्नैपशॉट का नाम बताइए, ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका स्नैपशॉट ये इस मशीन के स्टेट का ले लेगा ये। तो ऑलरेडी ले रखा है मैंने स्टेट का स्नैपशॉट। तो ये सेकंड चीज हो गई कि अगर डेटा काम का है भी तो आप बैकअप ले सकते हो उसका। एंड तीसरी चीज क्या बताई थी, कि कोई शेयर्ड रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने शेयर्ड फोल्डर बना रखा है। शेयर्ड फोल्डर्स क्या होते हैं? हाँ, मतलब एक ऐसे फोल्डर या कुछ ऐसे फोल्डर्स जो दोनों मशीन से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे वीएम विंडोज 7 से भी, और रियल मशीन जो है मेरा फिजिकल मशीन है विंडोज 11 उससे भी। ठीक है, तो मेरे पास एक फोल्डर मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पे, कॉन्फ़िगर्ड है, ताकि मैं वीएम और इसके बीच में फाइल शेयर कर पाऊँ, शेयर्ड के नाम से बना रखा है।
तो इस शेड के अंदर जो भी कंटेंट होगा या जो भी फाइल्स होंगी वो आप विंडोज से भी एक्सेस कर पाओगे। वही चीजें मैं इस वाले विंडोज से भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो शेयर्ड फोल्डर नेटवर्क का पार्ट नहीं है, ये वीएम क्या नाम है आपका, जैसे मेरे केस में ओरेकल वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो। ये नेटवर्क की मदद से नहीं हुआ है ये, इसने करा है, वर्चुअल बॉक्स ने करा है मेरे सिस्टम पे। हाँ, क्योंकि जैसे आपके नेटवर्क क्या बोलते हैं, एसएमबी, एसएमबी हो गया या आपका एनएफएस हो गया, ये आपकी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिससे आप कुछ रिसोर्सेस नेटवर्क पर शेयर कर रहे होते हो, तो उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे जब आप नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। बट हाँ, अगर कोई वर्चुअल मशीन पे आपने फिजिकल फोल्डर्स बना रखे हैं, शेयर्ड फोल्डर्स बना रखे हैं, तो उनका ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। चलिए, तो ये फोल्डर भी मुझे हटाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैं रैंसमवेयर अटैक रन करूंगा तो वो इस फोल्डर को भी इफेक्ट करेगा, और इस फोल्डर को करेगा तो विंडोज के सिस्टम्स को भी ये वो एक्सेस कर पाएगा, और वो पूरे विंडोज में भी फैल सकता है। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो वो डिसेबल मैं कर देता हूँ। कंफर्म कर लीजिए हटा या नहीं हटा। ठीक है। शेयर फोल्डर जो था पहले, शेयर फोल्डर वो हट चुका है अभी। सारी चीजें हो चुकी है, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, विंडोज पे तो है ही, विंडोज पे तो हो गई, क्योंकि विंडोज का ही फोल्डर है वो, बस शेयर किया था मैंने उसको वीएम के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ भी नहीं है, इसमें कोई काम का डेटा भी नहीं है क्योंकि बैकअप ले रखा है। मैं नेटवर्क से भी डिस्कनेक्ट कर दिया, और शेयर फोल्डर से शेयर्ड रिसोर्सेज को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब रैंसमवेयर एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास एक रैंसमवेयर की फाइल है जो वोनाक्राई रैंसमवेयर ही था, ये 2017 में मैंने आपको बताया था, रन किया था। उसी की एक फाइल है मेरे पास। अब आप लोग इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले देख लीजिए, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे एक इमेज है, ओपन हो रही है अभी, इमेज का नाम है कैप्चर, ठीक है, ओपन हो रही है। इसके अलावा एक टीएक्सटी फाइल है, देखा है उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, वो ओपन हो रही है आराम से, ठीक है, रैंसमवेयर से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले। वैसे ही कोई भी फाइल आप चेक करो जो अभी ओपन हो पा रही है, वो हो रही है अभी ओपन। लेकिन अब जब आप रैंसमवेयर को एग्जीक्यूट करोगे, तब आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे, तो वही चेंजेस अब आपको देखने हैं। मैंने इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है, अदरवाइज कभी एक्सीडेंटली एग्जीक्यूट हो भी जाए तो ये रन ना करे। अब जैसे आप पासवर्ड वगैरह सब आपने प्रोटेक्ट प्रोवाइड करा है इसको, अब आप देखिए आपके सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। कुछ नई फाइल्स बनेंगी, पुरानी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया जाएगा, और आपके मशीन पे आपका नॉर्मली क्या करता है रैंसमवेयर, आपका बैकग्राउंड चेंज कर देता है। जैसे अभी विंडोज का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये विंडोज 7 का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उस पे कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी आपके सामने, वो होती रहेंगी बार बार, क्योंकि वो यूजर को प्रेशराइज करती है, यूजर आपके पेमेंट रिलीज करे, है ना। अभी आपको देखने मिलेगा वो सारी चीजें। तो डिपेंड करता है कि सिस्टम कितना फास्ट है आपका, जितना फास्ट सिस्टम होगा उतना जल्दी ही आपका इंक्रिप्ट कर देगा, मतलब चीज़ों को इंक्रिप्ट करेगा, और पुरानी फाइल्स को इंक्रिप्ट करने के बाद कुछ नई फाइल्स क्रिएट करेगा, डिक्रिप्टर फाइल्स बनाएगा, और उसके बाद इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। तो थोड़ा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये विंडो है जो बार बार ओपन होता रहेगा आपके सामने, जहाँ पर पूरे स्टेप्स दे रखे हैं, अटैकर ने बता रखा है कि ये क्या, सबसे पहले आपको बता रखा है कि क्या हुआ है आपके सिस्टम को, जिन लोगों को नहीं पता चला, कहीं कुछ लोगों को लग रहा हो कि नॉर्मल ही है अभी भी सिस्टम, तो उनको बताने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे आप रिकवर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, और कैसे आपको पेमेंट करना होगा। आपके लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए आपको टाइम यहाँ पे चलाया जा रहा है कि भाई आपके पास 3 दिन का ही टाइम है। यहाँ पे 6 दिन का टाइम दिखा रहेगा कि 6 दिन के बाद आपकी फाइल ही सिस्टम से लूज हो जाएंगी, आपको 3 दिन के अंदर पेमेंट करना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको टाइम दिखा रखा है। नीचे आपको बता रखा है कि आपको 300 वर्थ ऑफ बिटकॉइन सेंड करने हैं इस बिटकॉइन या क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस पे। अगर आप सेंड करोगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है वैसे कि आपको डिक्रिप्टर काम करे, आपका जो फाइल है वो आपको मिल जाए।
और इस विंडो को जैसे आप क्लोज करोगे आपको लगेगा कि ठीक है मैं अपना काम कर लेता हूँ, बट ये विंडो बार बार आपके सामने आता रहेगा, ओपन होता रहेगा, क्योंकि वो अटैकर चाहता है कि आपको प्रेशराइज करे। तो वो हर 30 सेकेंड, हर 1 मिनट में वापस इस डिक्रिप्टर को रन करता रहेगा। इस तरीके की स्क्रिप्ट आपके बैकग्राउंड पे रन कर रही होगी, दोबारा से आपके सामने वो बार बार ओपन करता रहेगा। इसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो चुका है, आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है। Your important files have been encrypted, and if you are seeing this text, you don't see the WannaCry decryptor on the window. यहाँ पे ये भी फाइल है जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो रहा है बार बार। तो अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो कह रहा है कि आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, ताकि आपका ये जो डिक्रिप्टर का प्रोसेस है या डिक्रिप्शन का प्रोसेस आपको पता चले क्या करना है, कितने बिटकॉइन कहाँ पे सेंड करने हैं वो आपको पता चले। इसलिए बता रखा है, स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट करके यही विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। एंड अब जो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या नाम था, हेलो डॉट समथिंग, ये रहा। देखिए अब इस फाइल का आप एक्सटेंशन चेक करिए। हेलो डॉट टी एक्स टी था पहले, अब क्या हो चुका है, हेलो डॉट टी एक्स टी डॉट डब्ल्यू एन सी आर वाई। अगर आप इस फाइल की प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो अब ये टी एक्स टी फाइल नहीं है, ये कौन सी फाइल है, डब्ल्यू एन सी आर वाई फाइल। तो इंक्रिप्शन में यही होता है, चाहे वो रैंसमवेयर के थ्रू इंक्रिप्शन कर रहे हो आप या किसी और टूल के थ्रू आप इंक्रिप्शन कर रहे हो, अपनी ही फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्शन यही करता है कि आपकी फाइल्स के सिग्नेचर को, आपके फाइल के टाइप को, उसके एक्सटेंशन को चेंज कर देता है, और जिससे आपका सिस्टम समझ नहीं पाता है कि इस फाइल को कैसे ओपन किया जाए। अगर मैं अब ये दिख रहा है आपको, अगर मान के चलो आप ये हटा भी दो, जैसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एग्जीक्यूट करा इसको तो आपका सिस्टम बोलेगा कि विंडोज कैन नॉट ओपन दिस फाइल, क्योंकि विंडोज को पता ही नहीं है कि डब्ल्यू एन सी आर वाई फाइल को कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, और पता भी होता तो उसके पास की नहीं है कि उसके कंटेंट को आपको दिखा पाए। अब जैसे क्या है कि आप, आपके दिमाग में आएगा कि हम प्रॉपर्टीज पे जाके ये हटा दें अगर, और यहाँ पे आप बस टी एक्स टी लिखे रहने दो। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हेलो डॉट टी एक्स टी यहाँ पे लिख दिया, और तो कुछ नहीं। टी एक्स टी आपने लिख के इसको ओके किया तो आपको बोलेगा कि आपके जो कंटेंट है वो शायद अनयूजेबल हो जाए, बट कोई बात नहीं, यस कर देते हैं। वापस से फाइल आ गई, अब इसको आपका विंडोज समझ जाएगा कि हाँ ये हेलो डॉट टी एक्स टी है, नोटपैड की फाइल है, तो नोटपैड पे ओपन कर देगा। बट उसका जो कंटेंट है वो क्या दिखेगा आपको, इंक्रिप्टेड दिखेगा, और पता चल जाएगा कि हाँ इसको WannaCry के थ्रू इंक्रिप्ट किया गया है। आप अपने फाइल के कंटेंट को अभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसके फाइल के टाइप को भी चेंज करके। ये सारा इंक्रिप्टेड कंटेंट है। ऐसा ऐसा कंटेंट दिखता है आपको जब डेटा आप इंक्रिप्ट करते हैं। इमेज भी थी हमारे पास एक, ये कैप्चर डॉट पीएनजी, इसका भी सिग्नेचर चेंज कर दिया है। ये भी आप ओपन नहीं कर पाओगे, ये भी अगेन बोलेगा आपका मशीन की इस तरीके की फाइल्स को ओपन नहीं किया जाता। बट आप देखोगे कि कुछ और फाइल्स हैं, जैसे सर्वर डॉट टीएक्सी है, ये वैसे का वैसे ही है, इसको चेंज नहीं किया। एक और फाइल है यहाँ पे, राउटर डॉट आईसीओ, ये आइकन फाइल है, इसको भी कोई हार्म नहीं पहुंचा, क्योंकि रैंसमवेयर को बताया जाता है कि किस फाइल को इंक्रिप्ट करना है, किस एक्सटेंशन वाली फाइल को इंक्रिप्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो आप उनको दिया जाता है कि एस्ट्रिक डॉट टी एक्स टी, एस्ट्रिक डॉट जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, डॉट MP3, MP4, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, ये सब दिया जाता है उनको, ताकि वो उन सारी फाइल्स को इंक्रिप्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इन फाइल्स के अंदर ही आपका काम का कंटेंट स्टोर होता है। तो इन फाइल्स के अलावा बाकी सारी चीजें इंक्रिप्ट नहीं होंगी। समझ आया? तो ये एक तरीका है, मतलब ये एक मतलब रैंसमवेयर कैसे काम करता है वो वर्किंग समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया था कि आपको पता रहे। कुछ भी नहीं होगा, आपको रैंसमवेयर फाइल को डिलीट कर दोगे तो उससे आपकी फाइल्स डिक्रिप्ट नहीं हो जाएंगी ना। कोई भी कुछ भी आप कर लो, एक बार जो आपकी फाइल इंक्रिप्ट हो गई तो उसको आप डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते, आपको सिस्टम में फॉर्मेट करना पड़ेगा। या तो उसको पेमेंट करो और वेट करो कि वो आपको डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपको डिक्रिप्शन की मिल गई तो ऑनलाइन आप अपलोड कर दोगे उसको, ताकि जितने भी अटैक इस समय हो रहे हैं वो सारे अटैक एक बार में स्टॉप हो जाएंगे। समझ आया आप लोगों को? की ना नॉर्मली अल्फान्यूमेरिक फाइल्स होती हैं, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो एक फाइल के अंदर स्टोर की जाती है, वो की होती है। तो की जब आप प्रोवाइड करते हो डिक्रिप्शन फाइल को, तब ये वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिससे आपके सारी फाइल्स सिस्टम की डिक्रिप्ट हो जाएंगी। बट वो डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए आपको की चाहिए, वो अल्फान्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि वो क्या है, इसलिए नहीं की नहीं है कि इसकी ऑनलाइन अवेलेबल मिल सकती है आप लोगों को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि WannaCry रैंसमवेयर जब अटैक हुआ था उसके बाद, मतलब बहुत टाइम पहले हो चुका है 2017 में, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसकी की मिल जाएगी।
आप की के थ्रू ट्राई कर सकते हो, बट होता क्या है कि अटैकर्स इसके कोड को मॉडिफाई कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि आप उसी पुरानी की के थ्रू सब कुछ ट्राई करके देखो। आपके पास अगर रैंसमवेयर का सॉफ्टवेयर है, उसके कोड को ही मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को, प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है, उसकी की को चेंज किया जा सकता है। तो अटैकर्स करके उसको दोबारा रन करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं। ये अब चीजें एडवांस हो चुकी है, तो जो बने बनाए मालवेयर्स हैं उनको अपडेट किया जाता है, उनके सिग्नेचर्स को चेंज किया जाता है ताकि वो अभी भी इफेक्ट अपना दिखा सकें। अभी भी उनको लोग मतलब उनके थ्रू उनके सिस्टम इंक्रिप्ट हो जाए और लोग अपने डेटा एक्सेस ही ना कर पाए। अगर आपको वही मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही सारी चीज होती है, अगर आती है प्रोग्रामिंग, तो हम लोग कोड को मॉडिफाई करके एल्गोरिदम को चेंज करके कुछ नया बना सकते हैं। बट हाँ, उससे पहले आप लोगों को बेसिक वर्किंग पता होना चाहिए कि रैंसमवेयर काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक ये लॉजिक नहीं पता होगा, जब तक ये नहीं पता होगा, तब तक आप बना भी नहीं पाओगे कोई चीज़। जब आप प्रोग्रामिंग में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि ठीक है आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, स्किल्स है, बट आपको यही नहीं पता कि लॉजिक क्या है उसका। कोई अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, कोई स्टेटमेंट आपके सामने है जिसका सॉल्यूशन आपको देना है उस प्रोग्राम की मदद से, जब आपको यही नहीं पता होगा कि लॉजिक क्या लगाना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तक आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको ये चीज़ समझना जरूरी, सीएच का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अटैकर की मेथडोलॉजी समझाना, अटैकर कैसे अटैक करता है, किन किन टेक्निक से अटैक करता है, ये समझाने का काम है सीईएच कोर्स का, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। वही मैंने आपको इसके थ्रू समझाया कि ये कैसे रैंसमवेयर कैसे काम कर रहा होता है। समझ आ गया सभी को? अब वापस से अगर मुझे इसको रिस्टोर करनी है सारी चीजें, तो मैं जब क्लोज करूंगा तो हर बार आपको ये इस तरीके का ऑप्शन बताएगा, जितने भी स्नैपशॉट आपने लिए होंगे इसके सारे स्नैपशॉट्स की लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो मेरे को बोल रहा है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये रिस्टोर कर देगा वही स्नैपशॉट जो मैंने ले रखा था जब मैं रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म करूँ तब के लिए। रैंसमवेयर है, कोई भी अटैक परफॉर्म करूँ, तो मैंने रैंसमवेयर के नाम से इसलिए सेव कर रखा था। और जैसे ही मैं इसको ओके करके क्लोज कर दूंगा, तो ये पुराना जो भी डेटा था वो डिलीट कर देगा और नए स्नैपशॉट को यहाँ पे लोड कर देगा। तो अभी ये मशीन दोबारा से स्टार्ट होगी तो नया ही इसके अंदर फाइल आपको दिखाई जाएगी। मैं समझा नहीं। ये तो मैंने आप लोगों के लिए बताया, आप टेस्टिंग के लिए बताया। आप जब अपने इन्वायरमेंट पे टेस्ट कर रहे होगे ना, अब मान के चलो आपने रैंसमवेयर टेस्ट करना है, बार बार आपको वीएम बनानी पड़ रही है, वीएम इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है क्या वीएम का बैकअप लेके रख लो। या तो एक साथ 15-20 वीएम बना लो, हर एक में दो तीन चीजें ट्राई करो, या तो स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट रिस्टोर करने में कितना टाइम लगा? कुछ नहीं लगा। आपको वीएम बनाने पर टाइम लग जाएगा। हाँ, अटैकर दोबारा, लेकिन देखो अटैकर ने किसी मेथड से करा होगा ना, अपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करी होगी, कुछ करा होगा, उसी के थ्रू होगा ना। अगर आप नहीं करोगे वो चीजें, अगली बार आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ अब मुझे देख के चीजों को डाउनलोड करना है। अगर मैंने बिना देखे कुछ भी डाउनलोड कर दिया, कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर लिया, हाँ कहीं से भी मतलब मालवेयर्स कहीं से भी आपके मशीन पर आ सकते हैं, और कहीं से भी मतलब कहीं से भी। तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कोई आपको बेच सकता है, किसी और तरीके से भी आपको बेच सकता है। तो ठीक है, अभी ये वापस हो चुका है, तो अब जो फाइल्स हैं जैसी थी वैसी अब आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये फाइल मैंने करेंट स्नैपशॉट को रिस्टोर कर दिया वापस से। ठीक है सर, हाँ, वो वीडियो आप लोग शेयर कर देना जिसने भी लिया था ग्रुप पे। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को कैसे रैंसमवेयर का कैसे होता है। अब नेक्स्ट क्लास हमारा पूरा रहेगा ट्रोजन के ऊपर, बहुत सारी चीजें ट्रोजन के बारे में पता चलेंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास करते हैं कल ट्रोजन के ऊपर। कल क्या है? फ्राइडे तो है ना? क्या है? अच्छा अच्छा, नहीं होगी क्लास। दशहरा, दशहरा कब का है? 12 का है ना? सैटरडे का ना? शायद सैटरडे की तो ऑफ रहेगी, बाकी तो नहीं, आप लोगों का रहता है, बाकी लोगों का तो होता होगा ना कहीं ना कुछ क्लास वगैरह। हाँ, कल तो आना ही है। अगर नहीं आना होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे तो आना ही है। आप लोग